बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो ये है कि हमारा रूटीन का जो लेक्चर है आजकल जो चल रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे, उसमें हम पेनल्टीज़, ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ पे पहुंच आए थे सेक्शन 182 पे। क्योंकि आज मेरा एक लेक्चर है एक अदारे में जिसमें टैक्सेशन के रिलेटेड ही न्यू अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और ACCA हैं। तो उनको इनडायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ रियल इनकम के एक्चुअल इनकम जो आपकी है वो किस तरह से इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके सिलसिले में लेक्चर है आज मेरा। तो लेक्चर क्योंकि 9 बजे स्टार्ट हो जाना था और इसी टाइम पे हम वो अपना जो रूटीन के लेक्चर चल रहे थे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, वो भी इसी टाइम पे हम करते थे, तो इसलिए वो नहीं हो सकेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ क्वेरीज आ रही हैं बहुत सारे दोस्तों की तरफ से, फॉलोअर्स की तरफ से, लिसनर्स की तरफ से। उन क्वेरीज को डिस्कस कर लेंगे क्या क्या हैं, और कोई चेंजेस हैं तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं अभी। सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने बताया कि FBR के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन जा रही हैं, जिसमें नादरा के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे, इमिग्रेशन के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही हैं, जब कुछ और हो रहा है, तो वो सारा FBR के पास इन्फॉर्मेशन है। तो आप अपनी रिटर्न फाइल करते हुए ज़रा कॉन्शियस रहिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट दीजिएगा, ताकि आपका जब ऑडिट हो तो उसमें कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसीज ना पाई जाएं, आपको बाद में कोई पेनल्टीज़ और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के साथ पैसे जमा ना करवाने पड़े। तो एक तो ये मैं पहले ही आपको बता रहा था, और दूसरा ये है कि लाहौर का जो मौसम है वो बड़ा ज़बरदस्त है अभी इस वक्त। अभी बारिश, बल्कि सुबह जब हम उठे हैं तो उस वक्त बारिश नहीं थी, लेकिन सुबह की नमाज के टाइम पे बारिश नहीं थी, उसके बाद ही कहीं बारिश हुई और बहुत ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। पानी हर तरफ खड़ा है, ये शायद आपको इधर से भी नज़र आ रहा होगा गाड़ी में। मौसम के हवाले से आपको नज़र आ रहा होगा सनरूफ से, और बाकी वाले से। अब तकरीबन 8:30 का टाइम हो चुका है, 8:30 बल्कि हो चुके हैं, और 9 बजे मेरा लेक्चर भी स्टार्ट होना है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी पहुंचना है। तो कौन सी चीज़ें थी जो मैंने कहा आपसे डिस्कस करूंगा, तो वो ये है कि एक तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ताजर तंजीमें जो हैं या चैम्बर्स के लोग हैं उनकी तरफ से, या ट्रेड यूनियंस की तरफ से जो है बहुत सारे लेटर्स अपने बायर सप्लायर्स को इशू किए गए हैं कि जी 2 लाख से ज़्यादा कोई भी पेमेंट अगर आप हमारे अकाउंट में डालेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। उसको FBR ने अलाउ नहीं किया, और बैंकों की तरफ से में ये क्वेरीज आ रही हैं। उसका ला क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो उसके अलावा अगर बैंक्स जो हैं वो भी जी 2 लाख से ज़्यादा की जो अमाउंट है वो कैश में रिसीव नहीं कर रहे, तो इसलिए थ्रू बैंकिंग चैनल पेमेंट करनी है। तो इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी इस चीज़ का आइडिया होगा। तो ये क्यों है, इसका क्या है, तो ये एक लॉ में चेंज ये आई है, इसको अब गौर से सुनिएगा। उसको लोग इंटरप्रेट मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पहले भी लॉ में ये चीज़ मौजूद थी। फॉर सेल्स टैक्स पर्पज़ के लिए जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड थे उनके लिए ये मौजूद थी, लेकिन फॉर इनकम टैक्स पर्पज़ नहीं थी। तो वो अभी आ गई है। वो ये है कि अगर आप कोई सिंगल इनवॉइस करते हैं
और वो इनवॉइस 2 लाख रुपए से ज़्यादा की इनवॉइस है। इसको कंपैरिजन करेंगे हम सेक्शन 73 में सेल्स टैक्स एक्ट के साथ, जिसमें ये बात की गई थी कि कोई भी आप परचेजेस करते हैं और वो परचेज जो है वो 50,000 से अबव है, यानी कि ये तो अभी 2 लाख की बात हो रही है ना, तो वो सेल्स टैक्स में जो बात थी वो 50,000 की थी कि अगर सेल्स टैक्स में मोर देन 50,000 की अगर कोई इनवॉइस है तो उसकी जो पेमेंट है वो थ्रू बैंकिंग चैनल होगी। और जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड लोग हैं या उनके कंसल्टेंट्स हैं या वकला हज़रात हैं, उनको इस बात का पता है, पहले ही ऐसे होता था। लेकिन इनकम टैक्स में इस दफ़ा क्या हुआ कि 2 लाख से ज़्यादा अगर कोई, उसमें ये था कि उनको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स जो उनकी परचेज पे होगा वो नहीं मिलेगा अगर 50,000 से ज़्यादा की जो इनवॉइस है उसको वो थ्रू क्रॉस चेक नहीं करते। तो इनकम टैक्स में ये आया है कि अगर 2 लाख से ज़्यादा की कोई सिंगल इनवॉइस है और उसके अगेंस्ट जो पेमेंट है वो आप लेते नहीं है थ्रू बैंकिंग चैनल, तो फिर ये होगा कि आपको उतनी अमाउंट से जो डिडक्शन मिलती थी कि 2 लाख की आपने परचेजेस की या उसके अगेंस्ट जो जिस बंदे ने परचेजेस की तो उसको वो डिडक्शन उसको अलाउ होती थी ना, अपनी सेल्स में परचेजेस को वो माइनस करता था। तो वो कहते हैं जी परचेजेस को फिर आप 50% माइनस करेंगे। मतलब आपने 1 करोड़ की सेल्स की थी, 90 लाख की आपने परचेजेस की, तो वो जो 90 लाख रुपया है अगर उसकी थ्रू कैश आपके पास पेमेंट आ रही है तो आपको हम 90 लाख नहीं अलाउ करेंगे बल्कि आपको 45 लाख अलाउ करेंगे। तो मीन बाकी ये है कि 45 लाख से इस तरह आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस पर आपको टैक्स लग जाएगा, ये मकसद है। तो अगर तो मैं सेल्स टैक्स की बात करूं, जो सेल टैक्स में पहले ही डील कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो 50,000 से अबव की भी बैंकिंग के चैनल से थ्रू ही बात कर रहे हैं। और अगर बात करूं मैं इसके हवाले से इनकम टैक्स के हवाले से, तो इनकम टैक्स में जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड लोग नहीं थे तो वो शायद इस तरह से वो जितनी मर्जी बेच के तो उनको परचेजेस की इनवॉइस होना काफ़ी था। लेकिन अब उसके लिए ये कह गया कि इनवॉइस के साथ उसकी पेमेंट भी थ्रू बैंकिंग चैनल उसके अकाउंट में आनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई हमारी, अगर किसी के पास जो इनवॉइस का इशू चल रहा है और बहुत सारे जो उनकी तरफ से बहुत सारे लोगों की तरफ से ये क्वेरीज आ रही थी, तो ये आई थिंक ये अब सॉल्व हो जाएगी। तो कल मैंने पेनल्टीज़ की बात की थी, तो उसमें हमारा लेक्चर जो था वो गो के पहले भी मैं जिक्र करता रहता हूँ, लेकिन कल ताज़ा पढ़ा था तो ताज़ा लेक्चर था। तो ये ज़हन में रखिएगा कि हम ये समझते हैं कि हम अगर रिटर्न ऑन टाइम नहीं फाइल करते तो उसमें बस 1,000 रुपया देंगे तो वो हमारा एक्टिव हो जाएगा। वो तो एक सरचार्ज है, 1,000 रुपीज़ फॉर इंडिविजुअल, 10,000 रुपीज़ फॉर AOP और 20,000 रुपीज़ फॉर कंपनी। वो एक सिर्फ सरचार्ज है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जाने के लिए। लेकिन अगर आप ऑन टाइम रिटर्न फाइल नहीं करते तो उसकी कुछ पेनल्टीज़ भी हैं जो कि डिपार्टमेंट मोस्टली लेता नहीं है और लोगों को वो कई जगह पे लग भी जाती हैं, शायद रश ऑफ वर्क की वजह से या किसी वजह से उन पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन उसमें पेनल्टीज़ हैं। और वो पेनल्टीज़ क्या हैं कि कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर वो ज़ुबानी मुझे जो याद रह गई हैं चीज़ें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक तो ये है कि आपने जो जितने दिन रिटर्न फाइल करेंगे, लेट फाइल करेंगे, उतने दिन के लिए 1% पर डे ऑफ द इनकम टैक्स पेएबल, जो आपका इनकम टैक्स पेएबल बन रहा था उसका 1% जो है वो पर डे आप पे करेंगे, या 1,000 रुपीज़ विच एवर इज़ हायर, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो आप करेंगे 1,000 रुपीज़ या 10,000। तो वो जो मिनिमम अमाउंट होगी वो 10,000 की होगी इसके लिए, कि इससे कम नहीं होगी। और दूसरी जो है जी 50,000 रुपीज़ है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो उसकी जो आपको पेनल्टीज़ है या लेट फाइल करते हैं तो वो 50,000 विच एवर इज़ हायर, इनमें जो हायर होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह से बल्कि एक और भी उसमें फिगर थी कि जो पेनल्टीज़ हैं वो
कि मैक्सिमम जो हो सकती हैं वो 200% ऑफ द टैक्स पेएबल, कि जो आपका टैक्स पेएबल अगर ₹1,00,000 बन रहा है तो पेनल्टीज़ 2 लाख तक उसकी हो सकती हैं। तो ये बड़ी हैवी पेनल्टीज़ हैं जो कि किसी वजह से अगर डिपार्टमेंट लेता नहीं है या कोई उसमें टाइम रश ऑफ वर्क की वजह के टाइम की वजह से, लेकिन लोग बहुत इसमें इग्नोरेंस करते हैं और अपने टाइम पे रिटर्न जमा नहीं करवाते। तो इसको ज़रा मैं समझता हूँ कि आपको अवॉइड करना चाहिए और रिटर्न ऑन टाइम जमा करवानी चाहिए। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि FBR के पास सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी ऑलरेडी, तो आपको चाहिए कि रिटर्न किसी अच्छे तरीके से जमा करवाएं, अच्छे कंसल्टेंट से जमा करवाएं और सारे खुद इंटरेस्ट लेके जमा करवाएं, ना कि बस ये कह दिया कर देना यार मेरी तो बस हो गई तो हो गई, बाद में पेनल्टीज़ के सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो मेरा ख्याल था यही थे क्वेश्चन जो मैंने आपको एड्रेस कर दिए। अगर इसके अलावा कोई किसी के ज़हन में कोई बात हो तो मैं ऐसे ही वो इसको इकट्ठे कर दूंगा एड्रेस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।